बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करेंगे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो कल ईमान में पेश किया गया। इसकी मंजूरी और मंजूर किए जाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही ऐलान कर दिया था कि अदालत में जाएंगे और वहाँ पर जाकर नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी और अदालत से रजू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही ये फैसला है और पार्लियामेंट की जानिब से ईमान में ये बिल पेश किया जाना और फिर इस बिल को मंजूर कर लिया जाना। नाज़रीन ग्रामी, बेसिकली ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मिल जाती हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाना चाहती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मखसूस नशिस्तों को लेने के पीछे इसका मकसद क्या है? और ये मखसूस नशिस्तें, क्योंकि हुकूमत भी जानती है, हुकूमत वक्त को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मिल भी जाती हैं तो उनकी हुकूमत तो बनेगी नहीं, क्योंकि उनको किसी न किसी पार्टी के साथ इल्हाक करना पड़ेगा। ये तमाम तर अमूर, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये जो 39 MNAs हैं, इनको नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इनके जो कागजात इन्होंने इंतखाबात लड़ने से पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए थे, उनमें तहरीक इंसाफ का नाम लिखा जाना, ख़ुद को जाहिर करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा कैंडिडेट्स, और दूसरी जानिब वो जो 41 MNA है। बेसिकली 39 और 41 का मामला क्या है, इसके हक़ाइक़ कुछ अंदर की कहानी आपके साथ आज के इस वीलॉग में शेयर करूँगी और एक और ख़बर भी आपको देती चलूँ। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ जो फ़ैसला था, इस फैसले के ख़िलाफ़ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ गया और ये मखसूस नशिस्तें जो है एक दफ़ा फिर से काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मामला जो है हमेशा से आपको कहती चली आई हूँ अपने हर वीलॉग में कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से बड़ी हद तक जुड़ी हुई हैं। काजी साहब की एक्सटेंशन और मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम तर हरबे इस्तेमाल करना। और नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ आपको पता ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनका कि 5 दिन पहले जिन पर कातिलाना हमला हुआ था, डॉक्टर शाहिद सदीक़, इनका कत्ल में इनका अपना साहबजादा, इनका अपना बेटा ही मुलविस निकला है। खून सफ़ेद हो चुके हैं नाज़रीन ग्रामी, और बेटे ने अपने बाप का कत्ल क्यों करवाया, इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या थे। और ये जो शाहिद सदीक़ साहब का बेटा है, ये बेटा जो है ये क्रिमिनल एक रिकॉर्ड रखता है और कुछ इस बारे में भी कुछ अंदर की कहानी, कुछ डिटेल्स, कुछ स्टोरीज आपके सामने रखूँगी। बेसिकली इसने अपने बाप का कत्ल करवाया क्यों, तो मेरे साथ ही जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आते हैं ये जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है। बेसिकली ये जो 39 MNA थे, ये जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने नोटिफाई कर दिया है ऑलरेडी। वो इस तरह से कि आपको पता है उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी कागजात नामजदगी जमा कराने होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, और इस कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का उन्होंने जिक्र किया था किसी न किस तरह से, और डिक्लेरेशन जो है वो देना पड़ती है, और इस डिक्लेरेशन में उन्होंने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही शो किया था। 39 MNA जो है उनकी डिक्लेरेशन तो हो गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मान चुका है, जो कि कल असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर हुकूमत की जानिब से, हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और इनकार किया जा रहा था। बहरहाल उसी हवाले से डिटेल्स कुछ आपको दे रही हूँ। लेकिन जो 41 MNA थे उनके हवाले से जिनसे डिक्लेरेशन नहीं ली गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक काम होता है कि डिक्लेरेशन ली जाती है, कागजात नामजदगी जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने से पहले जमा करता है तो वो जाहिर है उसको उन कागजात में मेंशन करना होता है अपनी जमात का कि किस सियासी जमात के लिए वो लड़ रहे हैं, सियासी वाबस्तगी। एक फॉर्मेलिटी होती है, बेसिक फॉर्मेलिटी है जिसको कि पूरा किया जाता है। 39 ने कर दिया, लेकिन जो 41 MNAs हैं उनसे वो डिक्लेरेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं ली थी। अब बेसिक मामला जो है इसी को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी एक वीकनेस को, इसी एक वो जो चीज़ है उसको उठाया जा रहा है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो खैर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को तो पार्टी का चेयरमैन भी नहीं मानता। वो कहता है कि सियासी जमात ही नहीं है, कौन सा चेयरमैन, कैसा चेयरमैन, पार्टी नहीं है सिरे से तो चेयरमैन कैसा। खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन 41 लोगों को फिर 15 दिन का वक्त दिया था कि वो अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवाते हैं और ये फैसला कर लें कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन करना है। और ये 41 जो MNAs हैं इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना था और अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जो एफिडेविट जिसको आप कह सकते हैं उसको फिर जमा करवाया गया था, क्योंकि 15 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन लोगों को दिया था। और उन मखसूस नशिस्तों को रोकने के लिए हुकूमत
نے تمام حربے، تمام ہتھکنڈے، تمام طریقہ استعمال کیے، اور جن سے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن آپ کے سامنے ہے، اور نتائج کو جس طرح سے تبدیل کیا گیا، فارم 45 کی حکومت جو ہے وہ ختم کر کے فارم 47 کی حکومت جس طرح سے مارچ وجود میں لائی گئی ہر طرح کی کوشش کر کے، تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ تحریک انصاف آلریڈی زیادہ سیٹیں جیتی ہوئی ہے، اور اگر یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں، اگر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب یہ معاملہ کچھ الیکشن کمیشن کی طرف بھی آتی ہوں، الیکشن کمیشن نے کیا ایک نئی گیم ڈالی ہے، اس کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اب بل تو پاس ہو چکا ہے، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ کی جنگ چھڑ چکی ہے، اب یہ جو معاملہ ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سراسر چلا گیا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس فیصلے کو معطل کرتی ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے، واقعی جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں جن کو کہ 1973 کے جو قانون کے تحت حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہی 3 شقیں اس میں شامل کی گئی ہیں، اب ہوگا کیا، اس معاملے کو بڑا ہی پیچیدہ سا بنا دیا گیا اس حکومت کی جانب سے۔ اچھا، اگر یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف آلریڈی جیتی ہوئی ہے نشستیں، اور ان کو پھر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک آپشن ہے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ کبھی بھی عمران خان الحاق نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پھر اپنی حکومت بنانے کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، اور عمران خان وہ ہے لیڈر، عمران خان وہ بندہ ہے جو کہ ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہے، جب سے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کو بند کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا، وہ یہی عمران خان کا ایک نعرہ ہے، اور عمران خان پھر یہ مخصوص نشستیں بیسیکلی لینے کا اپنا حق ماننا، انصاف چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور یہ مخصوص نشستیں اگر تو وہ 2/3 کی جو میجورٹی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت کے پاس ہے، تو وہ اکثریت بھی اپنی کھو دیں گے۔ حکومت اسی وجہ سے ٹکریں مار رہی ہے، بوکھلائی ہوئی ہے، پریشان ہے، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملیں۔ اچھا جی، 2/3 میجورٹی تو کھوئے گی حکومت، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچی کچی سیاسی ساکھ بھی کھو دیں گے، جو کہ یہ کھو چکے ہیں تقریباً۔ ناظرین گرامی، مخصوص نشستوں سے متعلق آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ ناظرین، مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی کرنے کی استدعا کی ہے، اور اس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی پارلیمنٹ کی طرح یہ بال جو ہے یہ سپریم کورٹ کی پاکٹ میں ڈال دی، اس کی جیب میں ڈال دیا کہ لو بھائی اب یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اپنی جان چھڑانے کی ایک کوشش کی ہے، اور اپنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک بڑی مطلب سمجھداری کہہ لیں، اس کو چالاکی کہہ لیں، اس کو موجودہ جو وقت کا تقاضا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے نظر ثانی درخواست کی استدعا کر دی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنا اس کا 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا اس کو واپس لیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب بیسیکلی ایک بھلے مانس انسان تھے، اور کافی ایکٹیو اور چارج بھی تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اور جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں، لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہاں ضلعی انتظامیہ، ضلعی سطح پر ان کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے جانا بات کی، جو ان سے جو انفارمیشن نکل سکی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا پروفائل اگر دیکھا جائے تو وہ کافی اچھے پروفائل کے انسان تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ اب تو وہ خیر اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ 5 دن پہلے ان پر یہ حملہ کیا گیا تھا جمعے کے روز، جو گزشتہ جمعہ تھا، اور یہ خبر جو ہے یہ کافی زیادہ مطلب ہر مین اسٹریم میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی پھیل گئی تھی ایک دم سے کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نجی ہاسپٹل کے بھی مالک ہیں، لاہور میں اپنا ایک نجی ہاسپٹل بھی چلا رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار تھی تو پی ٹی آئی کے دور میں ان کو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا تھا، اس عہدے پر بھی وہ فائز رہ چکے ہیں، اور بھی بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان میں وہ کافی سرگرم تھے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل اور اس قتل کے محرکات بیسیکلی ویلنشیا ٹاؤن میں ان پر حملہ کیا گیا، 4 ان کو بلٹس مارے گئے، اور یہ ان پہ اس سے پہلے بھی ان پر حملہ ہو چکا ہے قاتلانہ، لیکن اس میں وہ بچ گئے تھے۔ یہ جو ان پر حملہ کیا گیا ہے ایک پوری پلاننگ کی گئی، ریکی کی گئی، سوچی سمجھی سازش، اور یہ ریکی کرنے کی ضرورت کیا ہے اس میں، کیونکہ ان کا اپنا سگا بیٹا اس قتل میں ملوث نکلا ہے، جو کہ اریسٹ کر لیا گیا پولیس کی جانب سے، اور 3 اور ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ تینوں جو ہیں یہ رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں۔
बेटा उनका नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वक्त और ज़माना बहुत बदल चुका है, खून सफ़ेद हो चुके हैं। बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया क्योंकि उसने एक गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। ये जो मुलजिम है, ये डॉक्टर शाहिद सदीक़ का बेटा, ये आइस का नशा करता है, मनशियात का आदी था, नशई था, और इसने एक गर्लफ्रेंड भी रखी हुई थी। ज़ाहिर है जब गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, ये अमीर जो लोग होते हैं उनकी जो औलादें होती हैं, फिर उनके भारी भरकम खर्चे भी उठाते हैं, ठीक ठाक खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो उस गर्लफ्रेंड ने उसे एक गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी की जो मालियत है वो करोड़ों में बनती है। और फिर डॉक्टर शाहिद सदीक़ के बेटे ने अभी जो लड़ाई जिसने ज़ोर पकड़ा, उसने अपने बेटे को, अपने बाप को कत्ल करवा दिया। उसने डॉक्टर शाहिद सदीक़ मरहूम से 13 करोड़ रुपए की डिमांड की। वो 13 करोड़ रुपए डॉक्टर शाहिद सदीक़ ने अपने बेटे को जब नहीं दिए तो फिर उसने अपने बाप से, उसकी लड़ाई जो है वो अरूज पर पहुंच गई। बेसिकली वो हर महीने अपने बाप से कहता था कि मुझे 30 लाख रुपए खर्चा दिया जाए, क्योंकि वो आइस का नशा भी करता है और बहुत सारी मनशियात जो है इस्तेमाल करता था। गर्लफ्रेंड्स उसने रखी हुई थी और भी उसके बड़े खर्चे और शौक़ थे। तो बाप से 30 लाख रुपया माहाना खर्चा मांगता था। बाप जो है उसको 5 लाख रुपया माहाना खर्च देता था, और इस पर भी उनका अक्सर झगड़ा रहता था। वो कहता था कि बहुत कम है, और अक्सर व बेशतर वो घर छोड़कर चला जाता था और अपने दोस्तों के यहाँ भी रिहाइश इख्तियार करता था, जो कि लाहौर के पोश एरियाज़ में उसके जो दोस्त हैं उन दोस्तों के घरों में उसकी रिहाइश उसने रखी हुई थी। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले उसने अपने घर में एक डकैती भी करवाई थी। अभी पिछले दिनों एक बड़ी डकैती हुई थी डॉक्टर शाहिद सदीक़ के घर में, और उस डकैती में भी उनका अपना ही बेटा मुलव्विस निकला। उसने वो जो चोरी करवाई थी अपने ही घर में, वो उसी ने करवाई थी, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था डॉक्टर शाहिद सदीक़ का। अच्छा, ये खर्चे, भारी भरकम, ये नशा, ये बुरी सोहबत जिससे दूर रहने की डॉक्टर शाहिद सदीक़ की जानिब से बारहा अपने बेटे को वार्निंग दी जाती थी, समझाया जाता था कि इन सबसे दूर रहो, लेकिन वो दूर नहीं रहता था। और अभी गर्लफ्रेंड के कहने पे, जो कि 13 करोड़ रुपए उसने अपने बाप से मांगे और बाप ने नहीं दिए, और वो गाड़ी ना देने पर उसने, गर्लफ्रेंड भी अरेस्ट हो चुकी है, 3 लोग और जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। ये मुलजिम जो है, ये तीनों पहले से ही इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ये रिश्ते में क्या लगते हैं जी, बाप, बेटा और भतीजा हैं, ठीक है। और जिस गाड़ी पर डॉक्टर शाहिद पर, जिस गाड़ी में सवार होकर हमलावर है, जो कि दोस्त बताया जा रहा है, बेस्ट फ्रेंड बताया जा रहा है डॉक्टर शाहिद सदीक़ के बेटे का, बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर ये तमाम तर प्लानिंग की, और उसी बेस्ट फ्रेंड ने 4 बुलेट फायर किए डॉक्टर शाहिद सदीक़ पर, और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और वही बेटा जिसके साथ अक्सर बेशतर उसके घर में भी जाके ये डॉक्टर शाहिद सदीक़ का बेटा रहता था, उसने रेंट पे ये गाड़ी हायर की, और फिर उसकी नंबर प्लेट उसने कहीं ले जाकर उस गाड़ी की चेंज की। फिर उसने कातिलाना हमला किया। जब उनको कंफर्मेशन हो गई, उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया डॉक्टर्स की जानिब से, तो उसके बाद उसने फिर शहर से बाहर वो निकला जब, तो फिर उसने गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज की, और उसी गाड़ी पर वो शहर से बाहर निकलने में फ़रार हुआ। लड़की डॉक्टर शाहिद सदीक़ के बेटे की गर्लफ्रेंड, ये तीनों जो बाप, बेटा और भतीजा हैं, तीनों मुलजिमान, और डॉक्टर शाहिद सदीक़ का बेटा, ये सब पुलिस की हिरासत में, इनसे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने के बेसिक पर्पज़ ये था कि खून सफ़ेद हो चुके हैं, वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, हालात यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि पैसों की खातिर सगे बेटे ने, और ये कोई अनपढ़ फैमिली नहीं है, ये कोई लोअर मिडिल क्लास तबका नहीं है, ये कोई बेरोज़गारी से, हालात से तंग उताए हुए लोग नहीं हैं, ये पढ़ा लिखा, पोश और एक एलीट क्लास तबका है जिनके घरों में ये सब हो रहा है। और अब बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी नहीं दी गई थी। ये जो नशा है, अपने बच्चों को खुदारा इन सब चीज़ों से दूर रखिए। आज का वीलॉग तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखी, उम्मीद हूँ आपको पसंद आएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।